हेलो बच्चों, मेरा नाम है ज़फ़र शेख एंड फ़िलहाल तो मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। एंड जो सिचुएशन चल रही है उस अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं बायो से रिलेटेड कुछ डाउट क्लियर कर दूँ, क्योंकि अभी आपके 30 दिनों बाद अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो आपके 30 डेज़ बचे हैं या उससे कम भी हो सकते हैं, आपके बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। और आप लोगों को पता होगा कि बायोलॉजी का पेपर भी जो है वो मार्च के 19 तक को फिक्स किया गया है, लेकिन अब 19 तारीख को आपका बायो का पेपर है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि बीच में आपके पास फिजिक्स के पेपर आएंगे, केमिस्ट्री का पेपर आएगा, फिजिकल का आएगा। और अगर आप लोग बोर्ड के अंदर अपने बहुत अच्छे मार्क्स चाहते हो तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स करोगे या सिर्फ केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाओगे तो आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे। एक सब्जेक्ट में अच्छा करने से किसी का ऑल ओवर परसेंटेज अच्छा कभी नहीं गया है, क्योंकि मैंने भी 12th कर रखी है, मेरे दोस्तों ने भी 12th करी जिनके पास बायो थी। अगर मैं हम लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आपके साथ अपनी जर्नी को शेयर करूं तो आपको कहीं ना कहीं ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना पड़ता है। कुछ गलतियां हमने करी थी 12th में जिसकी वजह से हमारी परसेंटेज थोड़ी डाउन गई थी, बट मोर और लेस काफ़ी हद तक अच्छी परसेंटेज हमारी भी थी। तो इसीलिए मैं आपके साथ वो सारी की सारी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो मैंने अपने 12th बोर्ड में खुद अप्लाई करी थी। और जिन जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि यार बायोलॉजी तो रटने का सब्जेक्ट है, इसको तो रट लेंगे, 10 दिन पहले अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इजीली 13 चैप्टर तो हम कवर अप कर लेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बायोलॉजी इज़ नॉट रटने का चैप्टर, इट इज़ फुल ऑन कॉन्सेप्चुअल पार्ट, क्योंकि इसके अंदर बहुत चीज़ें हैं समझने लायक। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बायो में क्या पढ़ना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। मेरे पीछे मैंने बहुत कुछ लिख रखा है, बट उसकी बात हम एंड में करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि जस्ट 20 से 30 दिन बचे हैं। टाइम बर्बाद करने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं बचा। तो मेरी कुछ बात सुनिए, अगर आप लोगों ने अभी भी स्टार्ट नहीं करा तो 30 डेज इज़ इनफ। आराम से आप लोग, अगर आप 50% तक अभी अपने प्री बोर्ड में गेन कर रहे हो या फिर अपने जो भी जस्ट री एग्जामिन पेपर हुआ था उसके अंदर आपके 50 से ऊपर या नीचे आ रहे हैं, तो अगर आज आप स्टार्ट करते हो मेरी ये वीडियो देखने के बाद, तो आई एम प्रेटी श्योर कि आप आने वाले 30 दिनों के बाद जब आपका पेपर होगा और जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलोगे तो आपके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल होगी कि यस, मैंने 30 दिनों के अंदर उतना कवर अप कर लिया जो मैंने पिछले कुछ मंथ्स के अंदर नहीं किया है। तो सबसे पहली बात कि आज से आप पढ़ना स्टार्ट करिए अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करा तो। और कम से कम बायोलॉजी को दिन में आप 2 घंटे तो टाइम दीजिए। अगर आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, आई नो कि फिजिक्स करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिजिक्स के साथ साथ आप केमिस्ट्री भी करिए और बायो को भी मिनिमम 2 घंटे तो दीजिए। और इसमें करना क्या है, आपको ये नहीं करना कि बहुत सारे यूट्यूब पर जाके चैनल खोले और उसके अंदर वीडियोस देखने लग गए। इस टाइम पर वो आपका जस्ट टाइम वेस्ट करेंगे। आपको अपने टाइम को वेस्ट ना करके टाइम को यूटिलाइज करना है। और यूटिलाइज करने के लिए आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि वेटेज क्या है। अगर मैं यूनिट वाइज मार्क्स की बात करूं, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये 2 ऐसे यूनिट, ये एक ऐसा यूनिट है जो अकेला 20 मार्क्स कंटेन करता है। एंड 20 मार्क्स इज मोर देन इनफ, क्योंकि अगर आपको ढंग से जेनेटिक्स की नॉलेज है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप आराम से इसके अंदर 20 मार्क्स गेन कर लोगे। क्योंकि देखिए, जेनेटिक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको मेंडल के ऊपर क्वेश्चन आएंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कि डिसऑर्डर हो गए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गए, आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर हो गए, या फिर मैं बात करूँ आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर, तो उसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। तो उनमें से कोई एक एक्सपेरिमेंट आपसे पूछ सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, जेनेटिक कोड हो गया, इन सबसे रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एंड
मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं तो ये इतने ज़्यादा भी टफेस्ट पार्ट नहीं है बायो का। आप अगर एक बार समझ जाओगे तो आपको वो आसान लगेगा। और रही बात इस इवोल्यूशन की, इवोल्यूशन इज द थ्योरेटिकल पार्ट। आप एक बार उसको जस्ट रीड कर लो, आपको याद हो जाएगा। आपको उसमें मैक्सिमम आपको डेट याद रखनी है, और उससे अगर मैं थोड़ा आगे जाऊं तो डार्विन के बारे में याद रखना है, ह्यूगो डेविस के बारे में याद रखना है, एंड मैन इवोल्यूशन के बारे में याद रखना है, जो मेनली आपके सीबीएसई में मेजॉरिटी पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये 2 चैप्टर। सोचने वाली बात है कि इस पूरे यूनिट में सिर्फ 2 ही चैप्टर है 12 मार्क्स का। बायोटेक्नोलॉजी अगर आप एक बार कर लेते हैं तो एप्लीकेशन बेस्ड ये जो आपका इसके बाद का चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का, वो तो जस्ट आपको ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर बायोटेक्नोलॉजी कर ली है तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा किस किस स्टेप से आपको करना है, आगे किस तरीके की फर्मेंटेशन है, कौन सा बीटी कॉटन है या क्या है, ये सारी चीज़ें आपके लिए ईजी पड़ जाएंगी। और यहीं पर अगर आप देखोगे तो इस 2 यूनिट से आपको कितने मिल रहे हैं, 32 मार्क्स आपने यहीं पर गेन कर लिए। अब बात करूं मैं उन लोगों की जिनको जेनेटिक्स से बायोटेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती। मान लो आपने ये छोड़ दिया, अगर आपने इसको स्केप कर लिया, लेकिन इवोल्यूशन तो इजी है, उसको स्केप मत करना। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ऐसे काफ़ी बच्चे हैं, ऑल दो अगर मैं बात करूं आर्ट्स की या फिर अदर सब स्ट्रीम की, तो रिप्रोडक्शन एक लौता ऐसा चैप्टर है जो सबके अटेंशन को ग्रैब करके रखता है। ये बात तो आप भी जानते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपका ध्यान रहेगा, और ये अकेला 16 मार्क्स कवर करके रखता है। इसके अंदर आपको मिल जाएगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दोनों ही बहुत अच्छा चैप्टर है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर अप करना है, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। देन आपका आ जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर के अंदर, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता। जो लोग कहीं से पढ़ रहे होते हैं वो ढंग से समझा नहीं पाते, इसलिए लोगों का कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर नहीं रहता। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करूं तो टोटली डेटा बेस्ड आपका चैप्टर है ये। इसको आपको आराम से एनसीईआरटी रीड करनी है, एनसीईआरटी से बाहर और कोई क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में तो नहीं आने वाला। रही बात इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, 10 मार्क्स का है, सबसे इजी चैप्टर जो है वो यही है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये पूरी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो एक तो आपका आ जाता है इकोलॉजी, जो आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ये 3 चैप्टर जो हैं वो आपका इसके अंदर आता है। बाकी ह्यूमन वेलफेयर एंड ह्यूमन हेल्थ, ये चैप्टर आपका 12 मार्क्स कवर अप कर जाता है। देखिए ये जो चैप्टर हैं, ये सारे चैप्टर स्टार्टिंग वाले और ये ह्यूमन हेल्थ वाले, ये थोड़ा बहुत आपका टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो आप लोग उन लोगों से ज़्यादा मार्क्स गेन करोगे जो इन चैप्टरों को जस्ट रट के जाते हैं, क्योंकि बायो रटने वाला टॉपिक नहीं है। बायो को अगर आप रटने वाला समझ के चाहोगे तो आप रटी हुई चीज़ ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते, वो आगे जाकर आप भूल ही जाओगे। और अगर आपने बायो ले रखी है तो कहीं ना कहीं आप ये सोच के बायो ली है आपने कि आगे जाके आपको नीट करनी है और डॉक्टर बनना है। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो 12th की बायोलॉजी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली 2 घंटे बायो पढ़ो और अपने जो आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। अब ऐसे 30 दिनों में आपको क्या नहीं करना है जिससे आपके मार्क्स खराब होंगे, सामने आपको दिख रहा होगा व्हाट नॉट टू डू। सबसे जो ज़्यादा लोग अभी करने वाले हैं वो है टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट क्या, वो किस तरीके से करेंगे कि उनको सबसे पहली बात उन्होंने स्टार्ट ही नहीं करा और उनके पास इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर आएगा कि वो सोचेंगे कि यार स्कूल का काम किया जाए या अपनी पढ़ाई की जाए, और इस चक्कर में वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे टोटली, ना वो पढ़ेंगे ना वो काम करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आप लोगों को स्कूल से प्रोजेक्ट मिलते हैं या समथिंग एल्स तो उन चीज़ों को स्लॉट बांधिए, ठीक है। अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए कि इस टाइम पे मैं स्कूल का काम करूँगा, इस टाइम पे मैं अपनी पढ़ाई करूँगा। टाइम को इन आने वाले 30 दिनों में बिल्कुल भी वेस्ट ना करके यूटिलाइज करना है। सेकंड मिस्टेक जो आप करते हैं वो है मल्टीपल स्टडी मटेरियल सोर्सेज। जैसे कि अगर मैं बताऊं आजकल के जो मैं बच्चों को देखता हूं वो क्या करते हैं कि
अगर उनको कोई भी चैप्टर समझ नहीं आया तो डायरेक्टली वो यूट्यूब पे चले जाते हैं, एक का समझ में नहीं आया था तो दूसरे के पे चले जाते हैं। पहली बात, आपको मल्टीपल सोर्सेस पे जाना ही नहीं है, जंप ही नहीं करना, आपको अपने एनसीईआरटी पे स्टैक रहना। अगर आप लोगों ने पहले कभी किसी के लेक्चर देखे तो वेल एंड गुड, आपके पास उनके नोट्स होंगे, उनको रिवाइज करिए, साथ ही साथ एनसीईआरटी को भी रिवाइज करिए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक कोई भी लेक्चर नहीं देखे हैं तो जस्ट अपनी एनसीईआरटी रीड करिए। एनसीईआरटी से ज़्यादा अच्छी बुक आज तक 12th के लिए तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं मेजॉरिटी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होते हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जो लास्ट पॉइंट है PYQ, नॉट डूइंग PYQ, आप पिछले 10 साल के या 5 साल के PYQs उठा के देखिए, आपको मेजॉरिटी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही मिलेंगे, डायरेक्टली जो उठ के आए हैं एनसीईआरटी की लाइन से। तो इसीलिए आने वाले इन 30 दिनों में आप जो 2 घंटे स्टडी करने वाले हो उसको सिर्फ और सिर्फ अपने एनसीईआरटी को रीडिंग करनी है। लास्ट गलती जो आप लोग करते हो, नॉट इवेलुएट योरसेल्फ। इसका मतलब ये होता है कि आप लोग जस्ट चैप्टर को पढ़े जा रहे हो और आपको ये पता ही नहीं है कि आपको उस चैप्टर के अंदर कितना आता है या फिर आप कितने ज़्यादा परफेक्ट हो। इस चीज़ को आप ऐसे सुधार सकते हो कि मान लो आपने कोई चीज़ पढ़ी है, ठीक है, आने वाले इन 30 दिनों में क्या करिए, उसको एक जगह एक रफ पेज लीजिए या कोई सी कॉपी लीजिए, उसके अंदर लिख लिख के देखिए, ठीक है, खुद से क्वेश्चन बनाने का ट्राई करिए। और अगर ज़्यादा आपके पास पॉसिबिलिटी हो तो आप अपने एक ऐसे दोस्त को पकड़ लिए जिसके पास बायो है और उसको कॉन्सेप्ट समझाइए। चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद अपने दोस्तों के पास जाना है जिसको चैप्टर नहीं आता या जिसको आता भी है तो उसके पास जाओ, उनके साथ अपने डिस्कशन करो कि अच्छा आज मैंने ये पढ़ा है, इसके अंदर मैंने ये चीज़ें देखी, क्या तूने ऐसा देखा, क्या तेरे को ये कॉन्सेप्ट आता है। और अगर जिसको नहीं आता है उसको आप समझाइए। इससे होगा ये कि आपके खुद के सेल्फ डाउट क्लियर हो जाएंगे, साथ ही साथ उस बच्चे का भी भला हो जाएगा। ओके, तो ये तो रही आप किस तरीके से बायोलॉजी के अंदर इन 30 डेज में अपने 40 से 80 तक का सफ़र। लेकिन जिन भी बच्चों को लगता है कि वो आने वाले इन 30 दिनों के अंदर जम के अगर पढ़ाई करेंगे तो वो 90 के बार को, जो ये बैरियर लगा हुआ है, वो उसको पार कर जाएंगे, तो उनके लिए मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर 12th बोर्ड के लिए हम लोग एक प्लेज की सीरीज लाने वाले हैं, जो 20 दिन के अंदर आप बोल सकते हैं कि हम पूरे 12th को कवर अप करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में प्लेज लिख दीजिए, हम अपनी वीडियो के साथ आ जाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।